आज का हमारा टॉपिक है वाटर। ऑलराइट, सो हम लोग का इतना सारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स गया है। क्या क्या पढ़ा हमने? प्रोटीन पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा, फैट एंड लिपिड्स पढ़ा, विटामिन्स एंड मिनरल्स वी हैव रेड, राइट। उसके बाद आता है वाटर। न्यूट्रिएंट्स में हम बोलेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में एक मेजर विभाग वाटर का भी है। वाटर अगर नहीं रहा सो जो डिसॉल्बिलिटी है, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो बनने की प्रक्रिया है वो अधूरी रह जाएगी, बनेगी ही नहीं। सो वाटर का फंक्शनैलिटी, कितने परसेंट वाटर हमारे बॉडी में लगती है, और कितना वाटर की रिक्वायरमेंट है ऑन अ डेली बेसिस, और वाटर की रेगुलेशन हम लोग के शरीर में जब हो रही है तो कौन से मिनरल्स उसको सहायता कर रहे हैं, उसके बारे में हम आज जानेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले सो यू हैव टू नो द कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कितनी परसेंट ऑफ वाटर हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। वैसे तो हम लोग की पूरी वर्ल्ड यूनिवर्स में देयर इज एन एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइविंग परसेंटेज ऑफ वाटर इज देयर, राइट। ताकि अगर पानी ना हो तो जीवन नहीं है। जब हम कभी भी कोई भी अभियान करते हैं, कोई भी प्लैनेट का अभियान कर रहे हैं साइंटिफिक तौर पे, तो सबसे पहले खोज रहती है पानी की। पानी अगर हुआ तो वहां पे पॉसिबिलिटी है एक ऑर्गेनिज्म को मतलब बर्थ लेने की, क्रिएट होने की, राइट। तो सो पानी की सिग्निफिकेंस हमेशा से ही रही है, वी ऑल नो दैट, राइट। सो एज अ न्यूट्रिएंट पानी कितनी आवश्यकता है उसके विषय में हम जानेंगे। उससे पहले शरीर में एटलीस्ट, हम लोग के शरीर में एटलीस्ट 60% ऑफ आवर बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाटर, ठीक है। हाँ, करीब 60%, काफी जगहों पे 70% भी लिखा है, नॉट रॉन्ग, ठीक है, वो रॉन्ग नहीं है, बट साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो 60% ऑफ वाटर मेल का शरीर, मेल बॉडी इज मेड अप ऑफ एटलीस्ट 60% वाटर। उससे थोड़ा नीचे अगर करें तो एटलीस्ट लाइक 55% इज फीमेल बॉडी। ओके, अच्छा, रेस्ट है काफी सारी चीजें मैंने नोट डाउन की है, ताकि आप अगर देखो आपके वाटर वाला चैप्टर में काफी पैराग्राफ्स रिपीटेटेड पैराग्राफ्स मत पढ़ना, क्योंकि थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक्स है वहां पे कुछ जगहों पे, ठीक है। तो इसीलिए लंबा लग रहा है चैप्टर, वरना चैप्टर इतना लंबा नहीं है खुद ब खुद। इसीलिए कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किया है, जो कि उस चीजों पे अगर आप फोकस करोगे तो फाइनल एग्जाम में जो एमसीक्यूज पढ़ेंगे उसी बेसिस पे ही पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि वाटर का अननेसेसरीली काफी लंबा चैप्टर है, कोई जरूरत नहीं इस चीज का, बट फिर भी इतना लंबा क्यों रखा है पता नहीं। प्रिंटिंग मिस्टेक्स, कोई बहुत सारे पैराग्राफ्स दोबारा से 3-4 बार रिपीटेटेड है, दैट्स द रीजन बहुत लंबा है। अभी जो नया बुक प्रिंट आउट हुआ है, शायद आपके पास गया हो तो कम पेज का हो वाटर का चैप्टर, वरना जो पुराने पब्लिश वाले बुक है उसमें काफी लंबा खींच गया था, ठीक है। तो मैंने सिनॉप्सिस किया है, कुछ नोट्स बनाए हैं। इफ यू वांट टू मेक नोट्स डू दैट, क्योंकि नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो लेक्चर्स में थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, राइट। ओके, तो न्यूबॉर्न बेबी constitutes of at least 70%. Alright, 70% of the water हम न्यूबॉर्न बेबी में देखते हैं। Alright, so this is some figures आपको याद रखना है। Okay, moving on to know कि थर्स्ट मैकेनिज्म कैसे काम करती है। पानी आवश्यकता है हम लोग की शरीर में, वो तो पता है हमें, राइट, बट एट द सेम टाइम पानी पीना है, वो मैकेनिज्म कैसे क्रिएट होता है हम लोग के शरीर में। शरीर बताता कैसे है कि पानी पीना है। जैसे अगर कुछ भी शरीर में
अकड़म तिकड़म चीजें हो रही हैं, तो सबसे पहले बॉडी आपको कॉल नहीं करेगा, व्हाट्सएप नहीं करेगा, आपको फेसबुक पे उसने डिफरेंट नहीं किया हुआ है कि बोलेगा कि हाँ भाई आज बहुत तकलीफ और तूने जो खाया वो शरीर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, सो मैं तुझे मैसेज कर रहा हूँ। तो शरीर कभी भी हमको मैसेज करके नहीं बताते। शरीर का बोलने का तरीका क्या है? बोलने का तरीका है पेन, दर्द, पीड़ा जिसको बोलते हैं, ठीक है। पेन के थ्रू शरीर काफी सारी चीजें हमें बताती है, जैसे कि किसी दिन आपने पिज्जा खाया, ठीक है, पेन के थ्रू एसिडिटी होता है, राइट। एसिडिटी हमको पेन क्रिएट कर रहा है, तो पेन के थ्रू हम लोग के एसिडिटी पेन करवाया, एसिडिटी करवाया, शरीर ने बताया कि भाई तूने जो पिज्जा खाया वो शरीर में ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, हम लोग को डाइजेस्टिव इशू इसी ही खाने की वजह से हुआ है। तो पेन इज ऑलवेज नॉट अ रॉन्ग इमोशन, ठीक है, हमेशा नेगेटिव इमोशन पेन नहीं है। पेन को अगर किसी ने पेन पे वर्क करना शुरू किया, पेन को समझा, बॉडी पेन मतलब कहीं पे अर्थराइटिस हो रहा है, अर्थराइटिस अगर बार बार जोड़ों में दर्द कर रहा है, इसका मतलब गहरे तौर पे सोचा जाए तो उसको ऑटो इम्यून डिजीज जकड़ चुकी है। क्या है ऑटो इम्यून डिजीज, इम्यूनिटी क्या है वो आगे चल के हम जानेंगे, अर्थराइटिस के बारे में भी जानेंगे डिजीज ओरिएंटेड क्लास में। बट अगर उसी अर्थराइटिस में उन्होंने सोचा कि हाँ ऊपर से थोड़ा मसाज करते तो ठीक हो जाएगा, कभी भी ठीक नहीं होगा। दैट्स द रीजन हम लोग के बड़े बुजुर्ग कभी भी उनके शरीर में अर्थराइटिस का दिक्कत, जोड़ों का दिक्कत कभी ठीक नहीं हुआ है। अंदर से हमने कभी ठीक करने की उनकी कोशिश ही नहीं की। अंदर से जब इम्यूनिटी उनकी जो वेलबींग इम्यूनिटी की है वो अगर इंक्रीज कर दी जाए तो उनकी जोड़ों की तकलीफ भी ऑटोमेटिकली मैजिकली गायब हो जाती है। शायद यही रीजन है कि आज कुछ महिला या फिर पुरुष को आप देखेंगे जो कि मतलब काफी बुजुर्ग हैं, उनको देखेंगे कि अर्थराइटिस की दिक्कत है, और कितने लोगों को दिक्कत नहीं है। मेरी खुद की दादी, उनको दिक्कत नहीं है, कभी भी मैंने उनको देखा नहीं कि बैठ के किसी भी चीज को लेके वो बोलेंगे मेरे जोड़ों में काफी दर्द है। वो कभी भी, मैं हमेशा देखती हूँ कि एज को लेके लोग प्राय बोलते हैं कि एज हो रहा है तो इसलिए जोड़ों में दर्द है। हाँ, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। भाई शरीर मशीन है, ठीक है, तो धीरे धीरे उसका वर्क बिल, थोड़ा बहुत काम करना, वर्क बिल करने का काम थोड़ा डिक्रीज करता जाएगा, वो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बट पूरा ही डिक्रीज कर जाए मतलब ऐसा होता है कि बुजुर्ग चलने के स्थिति में होते नहीं है, वो गलत है। ब्लू जोन साइंस का एक हिस्सा है ब्लू जोन, एक आई कांट रिमेम्बर द प्लेसेस राइट नाउ, बट ब्लू जोन की एक प्लेसेस है जहाँ पे 120 साल से ज्यादा लोग जी रहे हैं, वो भी स्वस्थ, ऐसा नहीं कि पूरा हाय माँ हाय पापा करके जी रहे हैं, नहीं, दे आर नॉट लिविंग लाइक दैट। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बॉडी पेन को पहचाना और उस पर वर्क करने की कोशिश की। न्यूट्रिशनल एजुकेशन हमको यही सिखाता है कि व्हेन यू रिकॉग्नाइज योर ओन बॉडी पेन, right, when you recognize your own body mechanism, you can decipher the upcoming disease. Decipher एक तो अगर डिजीज हो गया तो उसका निवारण भी पता है, अगर नहीं भी हुआ तो कभी डिजीज होगा भी नहीं। तो न्यूट्रिशनल एजुकेशन और फूड मैनेजमेंट इसीलिए रिक्वायरमेंट में आजकल थोड़ा है, ठीक है, आजकल फेमस हो गया है आफ्टर कोरोना, आफ्टर कोविड। क्योंकि कोविड तो ऐसा नहीं है ना कि सर्जरी के थ्रू किसी को सर्जरी करवा लिया और वो ठीक हो गया, नहीं, लोग फटफट मर रहे थे। लेकिन फूड मैनेजमेंट जिनका शरीर में रहा, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रही, जिनको ऑटो इम्यून डिजीज नहीं था, वो सर्वाइव कर गए, ठीक है। तो दैट इज द मेन, यू कैन से 2020 में कोरोना का जो टाइम था उसमें न्यूट्रिशनिस्ट लोग का काफी योगदान रहा है। तो कमिंग बैक टू आवर होल चैप्टर विच इज वाटर, मैं बोल रही थी पेन के बारे में, राइट। अच्छा, पेन एक मैकेनिज्म है, उसके साथ साथ मैकेनिज्म है थर्स्ट का, ठीक है। जब हम लोग को प्यास लगता है, प्यास भी एक मैकेनिज्म ही है, ऊपर से हवा से होके आता नहीं है। बॉडी हमको बताता है कि भाई शरीर में अब पानी की कमी हो गई है, पानी पी ले। अब इस चीज को लोग नेग्लेक्ट करना अगर शुरू कर देते हैं तो डिहाइड्रेशन की इश्यू हो जाती है, सिंपल एनफ। बट व्हाट इज द थर्स्ट मैकेनिज्म बिहाइंड इट, कि कौन हमको कहता है या फिर करवाता है कि जा तू पानी पी, राइट। सो द थर्स्ट मैकेनिज्म दैट इज बीइंग डन फर्स्ट बाय हाइपोथैलेमस इन आवर ब्रेन,
हाइपोथैलेमस हम लोग के ब्रेन में थर्स्ट मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। कैसे करता है? देखो आपका 4 स्टेप दिया हुआ है आपकी बुक में, बट 2 स्टेप्स को याद रखोगे तो इतना मुश्किल नहीं हो, ठीक है। तो जब एक्सक्रीटोरी सिस्टम में क्या क्या आता है? किडनी आता है, ठीक है। तो एक्सक्रीटोरी सिस्टम में जब यूरिन की जो आउटपुट हो रही है तो पानी जा रहा है शरीर से, तो सबसे पहले किडनी को पता चलता है, दे कैन डिसिफर कि पानी हमारे शरीर से जा रहा है, ठीक है। तो हर एक ऑर्गन के पास एक रिसेप्टर्स प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन का सिर्फ एक ही काम नहीं होता। हमने क्या क्या पढ़ा प्रोटीन के बारे में? हम लोग के नेल्स को बढ़ाने में काम आता है, सेल्स में कहीं डैमेज हो गया तो प्रोटीन की काफी आवश्यकता होती है। सेल्स के डिवीजन में प्रोटीन की काफी आवश्यकता होती है ताकि हम लोग को ग्रोथ मिल सके, राइट। बट प्रोटीन का अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन इज प्रोटीन वर्क्स एज रिसेप्टर्स, ठीक है। प्रोटीन हॉर्मोन्स को इधर से उधर करने का भी मतलब काम करता है। हॉर्मोन्स आर द केमिकल मैसेजेस वेरी मच नीडेड एट द थर्स्ट मैकेनिज्म, ठीक है। तो हम मूविंग बैक टू आपका रिसेप्टर प्रोटीन्स। रिसेप्टर प्रोटीन हर एक ऑर्गन में होते हैं, ठीक है। ऑर्गन के सेल्स में होते हैं, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो हार्ट हो, ऑलराइट। ओके, तो सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कहां पे? सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको मिल जाएगा प्रोटीन रिसेप्टर्स। These receptors are made up of protein, ठीक है, जो कि डिटेक्ट करते हैं हर वक्त जब पानी निकल रहा हो शरीर से। तो सबसे पहले फट करके वो किडनी को बोलेंगे भाई पानी ज्यादा आउटपुट हो रहा है और इस इंसान के बॉडी में कितना लीटर होना चाहिए, एटलीस्ट 3.5 लीटर्स होनी ही चाहिए शरीर में पानी, ठीक है। तो अगर उससे भी थोड़ा कम हो गया तो फट से बोलता है कौन? रिसेप्टर प्रोटीन्स। हर एक ऑर्गन में होता है, मेनली रिसेप्टर प्रोटीन्स यहाँ पे किडनी के रिसेप्टर प्रोटीन्स काम करेंगे और बोलेंगे कि भाई तू डायरेक्टली जाकर ब्रेन को बता कि पानी की कमी हो जाएगी तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा इस बंदे को या फिर बंदी को, राइट। तो तुरंत ही रिसेप्टर प्रोटीन्स किडनी को बोलेंगे, या फिर अगर हार्ट में है वो रिसेप्टर प्रोटीन्स तो हार्ट भी इस चीज को डिटेक्ट कर सकता है, या फिर फ्लूइड वॉल्यूम की जो डिक्रीजमेंट हो रही है सबसे पहले रिसेप्टर प्रोटीन्स को पता चलती है, ठीक है। अब रिसेप्टर प्रोटीन्स ने ये कह दिया है तो डायरेक्टली वो सिग्नल करते हैं जिसको ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है। और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, इतनी अकड़म तिकड़म बातें याद करने की जरूरत नहीं है। ब्रेन में हाइपोथैलेमस को जब रिसेप्टर प्रोटीन्स बोलते हैं कि शरीर में फ्लूइड मतलब लिक्विड की वॉल्यूम कम हो रही है, तो प्लीज आप ब्रेन के दूसरे हिस्से को बताओ कि जो सेंसरी ऑर्गन्स है ब्रेन के, सेंसरी रिसेप्टर्स हैं ब्रेन के, उसको थोड़ा एक्टिवेट करो और उस इंसान को सबसे पहले इस बात की जानकारी दी जाए कि तुझे प्यास लगा है। तो थर्स्ट मैकेनिज्म तभी ऑन हो पाता है जब हाइपोथैलेमस गेट्स एक्टिवेटेड, ठीक है। रिसेप्टर प्रोटीन सबसे पहले काम करेंगे, वो ऑर्गन्स में रहते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस देन आपकी बुक में सबसे पहले थर्स्ट मैकेनिज्म में थर्स्ट सेंटर को बोला गया है हाइपोथैलेमस को। एमसीक्यू में पूछा जाए व्हाट इज द थर्स्ट सेंटर ऑफ द ब्रेन और बॉडी, व्हिच इज हाइपोथैलेमस, क्योंकि वही पहले बताता है पूरे बॉडी को। देखो बॉडी कैसे काम कर रहा है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेमोरी से बात कर रही हूँ, मैंने पढ़ा, चीजों को जाना अपने समय में, फिर से रिवाइज किया अपनी चीजों को ताकि आपको पढ़ा सकूं। तो ये सारी चीजें कहाँ पे फोकस्ड हो रही हैं? कोई भी चीज मेरे शरीर से निकल रहा है, कोई शब्द निकल रहा है, ठीक है, ये ब्रेन ही बताता है कि कितने अमाउंट तक का एक्टिविटीज करना है। तो ये थर्स्ट मैकेनिज्म भी ब्रेन ही कंट्रोल करता है, ठीक है। ब्रेन का कौन सा हिस्सा? हाइपोथैलेमस, ऑलराइट। तो हाइपोथैलेमस टेल्स अस टू ड्रिंक वाटर, कितना पीना है वो भी बताता है कि इतना प्यास लगा यार मैं 1-2 बोतल पी लूं। कभी कभी होता है वी डू ड्रिंक लाइक और थोड़ा पानी दे दो, और थोड़ा पानी दे दो। कौन बोलता है, कौन सिग्नल करता है इस चीज को लेके? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सेज कि भाई थोड़ा सा और थोड़ा पानी पी ले, ज्यादा प्यास लग रहा है, ठीक है, ओके। सो दिस इज होल प्रोसेस ऑफ कैसे आपके शरीर में पानी जाता है। अच्छा, पानी जाने के बाद की प्रक्रिया क्या?
पानी कैसे एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, कौन करवाता है? एक तो हाइपोथैलेमस ने सिग्नल बस करवाया कि पानी पीना चाहिए तुमको, है ना। पानी पीने के बाद बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होता है? पानी के फॉर्म में। पानी के फॉर्म में वो कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो ब्लड के साथ फर्स्ट घुलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको डिस्क्राइब अभी तक शायद नहीं किया है, पर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ये दे देती हूँ, ओवरव्यू दे देती हूँ। इंजेशन किया, फूड इनटेक को न्यूट्रिशनल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? इंजेशन, ठीक है। व्हेनेवर यू ड्रिंक और ईट फूड दैट इज इंजेस्ट, ठीक है। इंजेशन लिया, फॉर एग्जांपल इन दिस केस चलो पानी पिया, ठीक है। पानी पिया, वो स्टमक के पास आया, यहाँ पे स्टमक के पास आया, तो उसी फॉर्म में, क्योंकि खाने की बात नहीं हो रही ना, इंजेक्शन हमने वाटर की बात की है। फूड का जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो मैं आपको डाइजेशन जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन बॉडी में है उसमें मैं आई विल एक्सप्लेन। ऑलराइट, ओके। इंजेक्शन किया वाटर को, स्टमक के थ्रू वैसे ही रहा, स्टमक में उसका कुछ योगदान नहीं है, वैसे ही उसी फॉर्म में रहेगा वो, क्योंकि दैट इज नॉट फूड। ऑलराइट, अच्छा स्टमक के थ्रू, अच्छा यहाँ पे आता है फूड पाइप, भूले ना, इसके बीच आता है फूड पाइप। ऑलराइट, ओसोफेगियस आता है, फूड पाइप के थ्रू स्टमक के इनसाइड आएगा। देन कम्स स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। कहां पे काम होता है वाटर का? कोलोन में, लार्ज इंटेस्टाइन। ऑलराइट, जब कोलोन में आता है पानी, और कोलोन को जब फीसिस बनाना होता है, फीसिस मतलब स्टूल बनाएगा, एक्सक्रीशन होगा, तब तो पॉटी होगी, राइट। तो एक्सक्रीशन जब होता है तो कोलोन की जो वॉल होती है, ठीक है, कोलोन की जो वॉल होती है वो कनेक्टेड होती है दूसरे ब्लड वेसल्स के साथ। ऑलराइट, तो यहाँ पे जब पानी आ जाता है कोलोन में, तो कोलोन, जब उसके कोलोन की वॉल्स है, उसमें कोलोन की लार्ज इंटेस्टाइन की एक अंडरस्टैंडिंग है कि इतना पानी होना चाहिए शरीर में, ठीक है, तो वो एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स में इस पानी को छोड़ देता है। अब यहाँ पे वो सिर्फ पानी होके नहीं गुजरते पूरे ब्लड वेसल्स में, वो ब्लड के साथ पहले घुलेंगे, मिलेंगे, उसके बाद, इसीलिए बोलते हैं 75 to 90% ऑफ ब्लड कॉन्स्टिट्यूट ऑफ वाटर ओनली, ठीक है। पानी की साथ ब्लड को, खून को मिलना होता है, तभी ही पानी की एब्जॉर्प्शन हम लोग के पूरे शरीर में होती है। ऑलराइट, तो हियर ब्लड प्लस वाटर गोज इनसाइड आवर बॉडी अगेन। ओके, हियर देखो, सबसे पहले जब स्टमक से पानी होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ हिस्सा विलीज में, ठीक है, विलीज में जब न्यूट्रिएंट सब सक होते हैं, विलीज में जब रॉ न्यूट्रिएंट सब आ रहे होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में, तब कुछ पोर्शन ऑफ पानी यहाँ पर भी एब्जॉर्ब होते हैं। तो दोनों, स्मॉल इंटेस्टाइन भी और कोलोन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन भी, दोनों ही वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। डिफरेंस यही है, कोलोन डायरेक्टली ही एब्जॉर्ब करता है पानी को, ब्लड से मिलाता है और पूरे बॉडी में दोबारा से छोड़ता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, वो एब्जॉर्ब तो करता है, रॉ न्यूट्रिएंट्स के साथ वाटर को एब्जॉर्ब करता है, बट उसको लीवर के पास होके गुजरना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो ग्लूकोज बना सके। when liver makes glucose, ठीक है, उसको पानी की आवश्यकता होती ही है। कोई भी रॉ न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में सिर्फ विलीज में रॉ तरीके से ही एब्जॉर्ब होता है, बट उसको प्रोसेस होने के लिए, ग्लूकोज बनने के लिए लिवर के पास आना पड़ता है। ऑलराइट, तो वाटर हो कि फूड हो, रॉ न्यूट्रिएंट्स हो, एब्जॉर्ब होके स्मॉल इंटेस्टाइन से होके वो डायरेक्टली एक पैथवे में लिवर के पास आता है, और इस तरीके से हम लोग का जो वाटर है वो एब्जॉर्ब होता है दो तरीके से, एक तो कोलोन में और एक स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये बराबर याद रहेगा, खून से मिलके ही हम लोग के बॉडी में वाटर घूमता है, ऐसे इकलौता नहीं घूम सकता, ठीक है। हाँ, कुछ चीजें जैसे कि किडनी में
किडनी में सिर्फ पानी नहीं होता, किडनी में अगर किडनी को एक्सक्रीट करना होता है तो पानी के साथ साथ उसको टॉक्सिन जो कि यूरिन के थ्रू उसको निकालना पड़ता है, एमोनिया होता है, कुछ कुछ केमिकल्स होते हैं, तब जाके बॉडी से वो टॉक्सिन्स निकल पाता है। इकलौता कहीं पर भी आपको पानी नहीं मिलेगा, ठीक है। किडनी में भी अगर पानी की बिल्डअप हो रही है तो वो अमोनिया के साथ मिक्सअप होता है ताकि ब्लड से निकल सके। कोई कोई जगह पे एक्सेसिव ग्लूकोज, अगर किसी को डायबिटीज है और एक्सेसिव ग्लूकोज उसके बॉडी से निकल रहा है तो वो भी किडनी पानी को कुछ रखता है अपने पास, और ग्लूकोज, एक्सेसिव ग्लूकोज अगर शरीर में है तो उसको धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इट हेल्प्स एक्सक्रीशन में भी वाटर की काफी इंपॉर्टेंस है। ऑलराइट, ओके, इंपॉर्टेंस से याद आया, आपके बुक में काफी वाटर का फंक्शंस है, राइट। उसमें से मैंने कुछ सिनॉप्सिस किया है, डू राइट इट डाउन। फर्स्ट इज वाटर एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट मतलब क्या है? अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल विच मेक्स इट डिसॉल्वेबल, ठीक है। कहीं पर भी डिसॉल्व हो सकता है, कहीं पर भी घुल सकता है। कोई एक मॉलिक्यूल किसी भी मॉलिक्यूल्स के साथ अगर घुल मिल सकता है तो उस शब्द को हम सॉल्वेंट बोलेंगे। ऑलराइट, तो वाटर एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का तो मतलब पता है, डिसॉल्व हो सकता है वो, ठीक है। तो वाटर की क्या है केमिकली उसका फॉर्मूला क्या है? H2O, ऑलराइट, दैट इज हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन एंड टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, सो मेनली यहां पे ये कहने की बात है कि वाटर बनता है हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से, ठीक है। ये दो मॉलिक्यूल एक ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि काफी घुलते मिलते हैं दूसरे मॉलिक्यूल से, लूजली बाइंड कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल से हाथ मिला सकते हैं। दैट्स द रीजन, दैट इज साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट कि वाटर को किसी भी, जैसे कि वाटर एंड Na, सोडियम, राइट, अगर हम मिलाते हैं नमक को, उसको ग्लास में रखा, नमक को रखा, घुल जाता है, मिल जाता है, ठीक है। वाटर अपने में डिसॉल्व करने की शक्ति रखती है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो मिलके बनाता है वाटर को, वो लोग काफी लूजली बाउंड होते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के साथ इजीली अपना हाथ मिला सकते हैं। तो दैट्स द रीजन कोई भी मिनरल्स हो, कोई भी विटामिन्स हो, वाटर आराम से अपने आप को उस चीज के साथ बाइंड कर देता है। हाँ, बात शर्त ये कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं वो वाटर के साथ काम नहीं कर पाते। कुछ कुछ एक्सेप्शनल है बट नॉट सो एक्सेप्शनल, ज्यादा एक्सेप्शनल नहीं है, एक दो को छोड़ के, जैसे कि विटामिन ए, ई के, ये सारी चीजों को छोड़ के जो फैट सॉल्युबल है, जिसकी रिक्वायरमेंट फैट को है। अच्छा, फैट को बनने के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट है एक्चुअली, तो पूरा एक्सक्लूड आउट करना सही नहीं होगा यहाँ पे कि फैट मतलब वाटर की यूज ही नहीं है जो फैट सॉल्युबल विटामिन में। बट ऑलवेज रिमेंबर कि हाइड्रोजन की जो वाटर की जो डेवलपमेंट है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की वजह से, दैट्स द रीजन वो किसी भी सॉल्वेंट, किसी भी मॉलिक्यूल के साथ अच्छी तरीके से घुल मिल सकते हैं। तो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अच्छा, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने का फायदा क्या? सबसे पहले फायदा ये है कि उसको अगर वाटर में प्रॉपर्टी है घुलने मिलने की, तो वो ब्लड के साथ अच्छी तरीके से घुल मिल जाता है। दैट्स द रीजन वो हम लोग के पूरे बॉडी में ग्लूकोज सप्लाई कर सकता है और बाकी मेन एनर्जी गिविंग माइक्रोमोलिक्यूल्स को सप्लाई कर सकता है। ग्लूकोज कंबाइंड होकर ब्लड में ही आता है, राइट, लेकिन ब्लड सिर्फ खून हो तो वो इर्द गिर्द काम नहीं कर सकता है। इट नीड्स वाटर, ठीक है, तब जाके ग्लूकोज की जो सर्जनेस है वो सेल्स में हो सकती है। सो इन शॉर्ट ये कहना बिल्कुल सही रहेगा कि वाटर हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म, सेलुलर मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है कौन? वाटर, ऑलराइट, बिकॉज दे आर यूनिवर्सल सॉल्वेंट, कहीं पर भी वो घुलने मिलने की शक्ति रखती है। ऑलराइट, ओके,
सेकेंड इज वाटर एज अ मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन। बच्चे इतने लेट ज्वाइन करे, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट माई सेल्फ अगेन एंड अगेन, आई एम सेइंग दैट। Water as medium of chemical reaction. हम लोग की बॉडी में आए दिन कितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मोर देन यू नो। कुछ भी खाया, प्रोटीन खाया, कार्बोहाइड्रेट्स खाया, फैट और लिपिड्स खाया, सभी की सभी बाउंड होते हैं। मैंने जैसे कहा सभी के सभी बाउंड होते हैं एक केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तभी ही शरीर में वो एक चेन बाउंड क्रिएट करते हैं, तभी शरीर में लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, ग्लूकोज की चेन लगेगी, तभी ही कार्बोहाइड्रेट एक फॉर्म करेगा, ठीक है। दे हैव टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ ग्लूकोज फॉर्म, ग्लूकोज केमिकल चेन, तभी ही ग्लूकोज हम लोग के शरीर में ठीक तरीके से लग पाती है, ठीक है। ग्लूकोज फॉर्म होने के बाद वो सेल्स में एंटर करता है। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, मैं हमेशा बोलती हूँ, जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो सेलुलर लेवल में होते हैं, सेल्स के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है। जो कन्वर्जन हो रहा है एनर्जी इनटू ग्लूकोज इनटू एनर्जी का, वो सारे के सारे इनसाइड ऑफ सेल्स। तो केमिकल जो रिएक्शंस है वो भी सेल्स के अंदर ही हो रहे हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ऑलराइट, सो जो सेलुलर केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे हैं, बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है, वो अकेले तो हो नहीं रही है, ठीक है। जैसे मैंने कहा सेल में वाटर की घुलने मिलने की एक अच्छी प्रॉपर्टी है, तो व्हाटएवर दे डू, फॉर एग्जांपल यू कैन से प्रोटीन, प्रोटीन की सिंपलर फॉर्म इज अमीनो एसिड्स, ठीक है। अमीनो एसिड्स को, अमीनो एसिड्स बनने के लिए और उसका चेन रिएक्शन होने के लिए H2O मतलब वाटर की रिक्वायरमेंट है, वरना वो लोग अपने आप को कंबाइन कर नहीं पाएंगे, अपने आप को बना नहीं पाएंगे, कतई बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, कोई भी केमिकल बॉन्डिंग हो रही है, तो H2O का शामिल होना जरूरी है, वरना दे couldn't bond with each other. Alright, so that is your point, second point, which is water as a medium of chemical reaction. Third, water as lubricant. लुब्रिकेंट, चेन साइकिल तो सभी चलाते होंगे, सबको पता है। और चेन में, साइकिल की चेन अगर जब फंस जाती है और उसको थोड़ा स्मूथ बनाना होता है, ठीक है, स्मूथ बनाने में होती है, ग्रीसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। जो काला काला लिक्विड स्ट्रक्चर होता है, ग्रीसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाके ठीक से चेन क्रिएट हो पाता है। ऑयल ले दो, मतलब those lubricants are those substances that helps to move around things easily, ठीक है। ग्रीस एक एग्जाम्पल है, ऑयल एक एग्जाम्पल है, लुब्रिकेंट, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग के शरीर में ब्लड वेसल्स में जो ब्लड की जो रिक्वायरमेंट है, ब्लड जो इर्द गिर्द घूमता है, उसमें ब्लड वेसल्स में एक ल्यूब होना जरूरी है, एक फिसलन होना जरूरी है, वो वाटर प्रेजेंट करता है। ब्लड में अगर वाटर ना हो तो वो ठीक से इर्द गिर्द ट्रांसपोर्ट अपना ब्लड नहीं कर सकता। दैट हमने 2 पॉइंट में जाना। अच्छा, अदर देन दैट आपके कोलोन के वॉल्स में, कोलोन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, आपके कोलोन के वॉल्स में काफी म्यूकस की बिल्डिंग है, ओके। म्यूकस इज स्टिकी व्हाइट सब्सटेंस जो कि आपके कोलोन में, लार्ज कोलोन में, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन सेम थिंग, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है, पर्यायवाची है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में म्यूकस फाइंड होता है, तब जाके फीसिस जब होती है, ठीक है, फीसिस जो हो रही है मतलब वो जो फीसिस होके स्टूल में कन्वर्ट होगी, वो पॉटी में कन्वर्ट होती है, उसको मूवमेंट करने के लिए जब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन तक खाना पहुंचता है और जो चीज वेस्ट हो जाती है उसको तो निकलना पड़ता है ना लार्ज इंटेस्टाइन से। तो वो निकलने के लिए कि अगर रूखा सूखा मतलब पूरा ही ये जो पैसेज है पूरा ही रूखा है, तो क्या
निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, उसको एक फिसलन तरीके की कंसिस्टेंसी, टेक्सचर चाहिए, ठीक है, तो वो देती है म्यूकस। ऑलराइट, म्यूकस हेल्प्स टू फॉर द मूवमेंट ऑफ फीसिस इनसाइड आवर लार्ज कोलन, ठीक है। अच्छा, म्यूकस की जो बिल्डिंग है, डेवलपमेंट है, वो हेल्प होती है वाटर से। म्यूकस का आधा 50% से ज्यादा हिस्सा पानी ही है। तो जब हम पानी अपने आप को हाइड्रेट करते हैं तो ये म्यूकस की बिल्डिंग अप हम लोग की सेल्स में जो होती है वो वेरी मच रिक्वायर्ड इन आवर लार्ज कोलन, ठीक है। ये एक एग्जांपल रहा। दूसरा एग्जांपल है आपके नोज में, ठीक है, आपके नाक में जब सर्दी होता है तो म्यूकस बिल्डअप होती है। अब ये म्यूकस क्यों डेवलप होती है? ताकि कुछ भी मतलब आउटर सब्सटेंस आपके शरीर के अंदर ना जाए, ठीक है। एक तो सर्दी होता है तो ये म्यूकस ज्यादा जम जाता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग का जो नोज का इनसाइड है, नाक का इनसाइड है, थोड़ा गीला ही होता है विद द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। क्यों? अच्छा, ये व्हाइट सब्सटेंस जो म्यूकस हम लोग के नाक के अंदर रहता है, हम बोलते हैं ईयू, ठीक है। अच्छा, ईयू बोलना अलग बात है, लेकिन ये ईयू सब्सटेंस आपका कोई भी कुछ भी वायरस बैक्टीरिया को अंदर जाने नहीं देता, वो एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है म्यूकस, ठीक है। अब म्यूकस का प्रॉपर्टी है वो चिपचिपा है, ठीक है, चिपचिपा है म्यूकस। तो म्यूकस अगर चिपचिपा है तो कभी भी हमने कुछ भी डस्ट इनहेल किया, कुछ हमने ले लिया अपने अंदर, तो वो म्यूकस में चिपक के रह जाता है। इसीलिए तो नाक के अंदर आप बोलोगे नाक के अंदर इतनी गंदगी क्यों रहती है? वो म्यूकस में और डस्ट का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए नाक के अंदर मैल होनी शुरू हो जाती है। साइंटिफिक आपका जो डेरिवेशन एंड डेफिनेशन यही ही है। सो म्यूकस हेल्प्स टू ब्रिंग आउट द फिजिकल बैरियर इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है, ताकि डायरेक्टली कोई वायरस बैक्टीरिया एंटर ना करे, कोई डस्ट एंटर ना करे आपके नाक के थ्रू। तो वाटर and hydration in our body is required for the building up of mucus। तो ये एक प्रॉपर्टी है वाटर की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ इज वाटर रेगुलेट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर को टेम्प लिख रही हूँ, प्लीज डू अंडरस्टैंड हियर, ठीक है। ओके, थर्मोरेगुलेटर, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अगेन ये शब्द फिर से आ रहा है, ब्रेन का हाइपोथैलेमस पार्ट, ऑलराइट। वो थर्मोरेगुलेटर, फीवर जब होता है तो हाइपोथैलेमस ही सबसे पहले बोलता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाओ बॉडी का, तब आउटर वायरस एंड बैक्टीरिया मरते हैं। अच्छा, इम्यून सिस्टम मैंने पढ़ाया नहीं तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी यहाँ, ठीक है। तो बस इतना जानो, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है तब जब शरीर में ज्यादा से ज्यादा हमको गर्मी लगना शुरू होता है, बहुत ज्यादा गर्मी फील हुआ और बॉडी कभी कभी होता है ना ट्रैप डाउन फील करता है कि भाई इतना गर्मी लग रहा है, मतलब सांस लेना नहीं हो पा रहा है, तब हाइपोथैलेमस क्या करता है, ज्यादा समर टाइम में वो सिग्नल करता है ब्रेन को रिसेप्टर्स के थ्रू। आप बोल सकते हो प्रोटीन सेंसरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो उनको एक्टिवेट करता है हाइपोथैलेमस। अब एपिडर्मिस में मतलब स्किन में जितने सारी सेल्स हैं उनके पास आके हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजता है और बोलता है कि भाई स्वेटिंग करवाओ, ठीक है। पसीना जब निकल जाता है स्किन के थ्रू, एपिडर्मिस के थ्रू, तो थोड़ा रिलैक्स फील होता है कि नहीं, कि हाँ अभी थोड़ा पसीना निकला, थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा रेगुलेट हो गया, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस सबसे पहले इस चीज को ऑर्डर करता है कि स्वेटिंग करवाओ स्किन के थ्रू, तभी हम लोग के शरीर में जो हीट बिल्डअप होता है वो थोड़ा रेगुलेट होता है, ठीक है। अब शरीर में अगर पानी नहीं है तो निकालोगे क्या, ठीक है। तो दैट्स द रीजन हाइपोथैलेमस पानी, जितने भी बॉडी में जितने सारी सेल्स के अंदर पानी कुछ कुछ होते हैं जो कि ट्रैप डाउन होते हैं, जो कि स्वेटिंग करवाते हैं, ठीक है।
अच्छा, उस चीज को रेगुलेट करने को बोलता है हाइपोथैलेमस। अब उसके लिए रिक्वायरमेंट है पानी की, पानी नहीं है तो स्वेटिंग कैसे होगा? दैट्स द रीजन हम जब बोलते हैं कि ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है तो मेरा डिहाइड्रेशन हो गया, अरे पानी पूरा ही निकल गया शरीर का, तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा। डिहाइड्रेशन मतलब शरीर का पूरा ही पानी निकल जाना, राइट? सो दैट्स द रीजन हम लोग की बॉडी का जो ट्रैप्ड हीट है वो स्वेटिंग के थ्रू निकलता है। अब ये हो पाता है प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली, वाटर नहीं है तो खाक पसीना होगा, है ना? इसकी स्वेटिंग की मैकेनिज्म, बाबा स्वेटिंग की मैकेनिज्म बहुत ही तगड़ी है, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इवन थर्स्ट मैकेनिज्म के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बट मैं वही बोल रही हूँ टेक्निकल आपका पढ़ाया जा रहा है, मेन तो आपका डिजीज ओरिएंटेड ही है। कल को जाके आपको थोड़ी कि एपिडेमिक्स के ऊपर कुछ व्याख्यान लिखना है, आपको बस जानना है कि किसी इंसान को अगर ज्यादा प्यास लग रहा है, किसी इंसान को अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उस चीज को कंट्रोल कैसे किया जाए। If you know the little bit of basic foundation, that will help you. इसलिए मैं पूरा अंदर तक घुस के ये चीज को पढ़ाना पसंद नहीं करूंगी, आपके बुक में भी अंदर तक नहीं है, जितना चाहिए जानना आपके इस कोर्स में उतना ही बताया जा रहा है, ऑलराइट? वरना स्वेटिंग की मैकेनिज्म बहुत अगली है। ब्रेन का फ्रंटियर मतलब पेरिफेरल विजन और सुपरविजुअल विजन, ब्रेन का एक अलग ही हिस्सा है। हाइपोथैलेमस में सिर्फ एक हाइपोथैलेमस बोल रही हूँ, हाइपोथैलेमस का भी कितना सारा पार्ट है, 3 जोन्स है, तो इतना कॉम्प्लिकेट करने से तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो इतना जानने का जरूरत नहीं है, ऑलराइट? ओके, ब्रेन सॉरी वाटर मेंटेन्स टेम्परेचर इज डन, ऑलराइट? सो दिस 4 मेन फंक्शंस यू ऑलवेज रिमेंबर ऑफ वाटर, ठीक है? अच्छा, अब सिर्फ पानी अपने आप में काम करता है नहीं, उसके साथ साथ कुछ मिनरल्स उसको हेल्प करते हैं, ठीक है? तो जैसे कि मैंने कहा कि पानी की घुलने मिलने की शक्ति मतलब जल्दी दोस्त बना लेता है, ठीक है? तो सबसे पहले वो दोस्त अक्सर बनाता है सोडियम को। किसी दिन नमक ले लो, पानी ले लो, देखना दोनों कब मिल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। प्लेट में भी रखने से ना पूरा मतलब थोड़ा सा अगर भीगा होगा प्लेट तो पूरा ही मतलब गायब ही हो जाता है, कौन? नमक, फिर मिलता ही नहीं कि नमक किधर गया, ठीक है? सो यू कैन सी कि दोनों का रेगुलेशन होना जरूरी है। सोडियम अगर ब्लड में बरकरार रहा, ठीक है, सोडियम अगर ब्लड में घुलता रहा, मिलता रहा, तो वो पानी की जो अपब्रिंगिंग है, अपकीपिंग है, हमेशा मेंटेन रखेगा। सो whenever someone has you can say ब्लड की लॉस मतलब लो बीपी अगर किसी का हो रहा है तो सोडियम की डिक्रीजमेंट हो रही है, डिक्रीज हो रहा है उनके शरीर में, ये हमेशा जान के रखो। इसीलिए किसी के शरीर में अगर लो बीपी की समस्या है, ठीक है, और वाटर की क्वांटिटी बढ़ानी है तो ऑलवेज गो फॉर इनटेक ऑफ सोडियम। ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 टेबलस्पून पूरे दिन में काफी है अगर किसी को लो बीपी है तो। अगर किसी को हाई बीपी है तो ½ टेबलस्पून ही लगेगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? ऑलराइट, अच्छा, ये तो रहा वाटर एंड सोडियम की फ्रेंडशिप। उसके साथ साथ आपको सोडियम को मेंटेन करने के लिए इट इज नीडेड पोटेशियम। वाटर को मेंटेन करने के लिए सोडियम की आवश्यकता है और सोडियम को मेंटेन करने के लिए कौन सी मिनरल? पोटेशियम, ठीक है? क्योंकि पोटेशियम के थ्रू ही सोडियम की जो अपकीपिंग है, सोडियम जैसे कि वाटर के प्रेजेंस में, सोडियम के प्रेजेंस में वाटर ठीक से इर्द गिर्द घूम सकता है, ट्रांसफर ले सकता है, यहाँ से वहां घूम सकता है, ठीक है? उसी प्रकार से सोडियम को अगर यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, ठीक है, और अगर किसी दूसरे मिनरल्स को के साथ उसको हाथ मिलाना है तो पोटेशियम की प्रेजेंस होनी जरूरी है। सो अगर किसी की पोटेशियम की दिक्कत है, मतलब सॉरी सोडियम की अगर उनको मतलब डिक्रीजमेंट है तो पोटेशियम की जो लेवल है हाई होनी चाहिए। बशर्ते ये देखना जरूरी है कि उनको किडनी की इश्यू नहीं है, क्योंकि किसी को अगर किडनी की इश्यू है तो पोटेशियम उनको काफी हद तक मना किया जाता है, ऑलराइट? ओके, तो लो बीपी में अगर आप इस चीज को थोड़ा ध्यान देखें तो लो बीपी में अगर सोडियम
को हम किसी को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं तो उसके साथ साथ पोटेशियम को भी प्रेस्क्राइब करना जरूरी है, क्योंकि पोटेशियम के एब्सेंस में सोडियम ठीक से वर्क नहीं कर पाएगा, सोडियम के एब्सेंस में वाटर ठीक से वर्क नहीं कर पाएगा। अच्छा, वाटर के एब्सेंस में ब्लड ठीक से काम नहीं कर पाएगा, ब्लड अगर ठीक नहीं काम किया तो कोई भी न्यूट्रिएंट हम लोग के शरीर में पहुंच नहीं पाएंगे, कहां तक? सेल्स तक। और अगर सेल्स तक खाना नहीं पहुंच रहा है तो इंसान तो गयो, मर गयो, ठीक है। तो सोडियम एंड पोटेशियम इज वेरी मच नीडेड। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर मिनरल्स, अदर विटामिन्स की तो रिक्वायरमेंट है ही, लेकिन अगर हम वाटर की सस्टेनेबिलिटी के तौर पे अगर चीजें देखें तो सोडियम और पोटेशियम वेरी मच नीडेड। ऑलराइट, अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट क्लोराइड, क्लोराइड ऐसा मिनरल है जो हेल्प करता है वाटर को सस्टेन करने के लिए, कहां पे? डाइजेस्टिव जूसेस क्रिएट करने में। क्लोराइड के प्रेजेंस में डाइजेस्टिव जूसेस प्लस वाटर वर्क्स वेरी वेल टुगेदर, ठीक है। डाइजेस्टिव जूसेस क्यों चाहिए, पेनिट्रेटिंग जूसेस क्यों चाहिए? जब कोई भी खाना खा रहे हो ऑटोमेटिकली हवा में वो नहीं हो रहा है डाइजेस्ट, पेनक्रियास से डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, बाइल निकलता है जो कि फैट को डाइजेस्ट कर रहा होता है, ठीक है। काफी सारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं जिन्होंने हमने कार्बोहाइड्रेट के टाइम में पढ़ा, लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेज, ये सब कार्बोहाइड्रेट के एंजाइम्स को ठीक से ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो माल्टेज, सुक्रेज, ये सारे एंजाइम्स बन रहे हैं वाटर के इन्वॉल्वमेंट में, ठीक है। अच्छा, लेकिन प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड ओनली, आपके बुक में भी ये मेंशन है। ऑलराइट, तो वाटर संबंधित अगर कोई भी मिनरल्स इंपॉर्टेंट है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, वो है क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन शरीर में जरूरी है। डाइजेस्टिव जूसेस ठीक से नहीं बने तो डायरिया, कॉन्स्टिपेशंस होने के चांसेस बरोबर रहेंगे, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स अगर सही मायने में शरीर में नहीं लगा तो इंसान बार बार बेहोश पड़ना, उसके शरीर का वेट ना बढ़ना या फिर ज्यादा बढ़ जाना, ठीक है, वो होता है सोडियम एंड पोटेशियम की इम्बैलेंसेस से। ऑलराइट, तो ये इन तीनों को मेनली इलेक्ट्रोलाइट्स कहा गया है, क्लोराइड, सोडियम एंड पोटेशियम को। इसकी जो अपब्रिंगिंग वाटर की कंसिस्टेंसी हम लोग के शरीर में बरकरार रखती है। ऑलराइट, इस तीनों मिनरल्स के सोर्सेस, फूड सोर्सेस, और फूड में कितनी अमाउंट ऑफ वाटर, फ्रूट्स में कितनी अमाउंट ऑफ वाटर ऑलरेडी मौजूद होती है, ठीक है। वेजिटेबल्स में कितनी अमाउंट ऑफ वाटर ऑलरेडी मौजूद होती है, कितने प्रकार के वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खा के आप क्लोराइड, पोटेशियम और सोडियम की कंसिस्टेंसी बना सकते हैं, पूरी लिस्टिंग आपकी बुक में है फूड आइटम्स की। तो ये आपका जिम्मेदारी है, क्योंकि एमसीक्यूज उसी बेसिस पे ही पढ़ेंगे। बोला जा सकता है कि सोडियम का या फिर क्लोराइड का फूड सोर्स क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी बुक में बराबर मेंटेन है। उसके अलावे वाटर का अलग अलग और भी काफी सारे थर्मोरेगुलेटरी यू कैन से फंक्शंस, कुछ फंक्शंस दी गई हैं। इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड, बट इतना अंदर तक क्वेश्चंस नहीं पड़ेगा। कहाँ तक पड़ेगा? ये चार जो आपका ऑप्शंस है, मैंने जो चार इंपॉर्टेंस दिया है वाटर का, वो अगर आप याद रखोगे हमेशा तो कभी भी आपको किसी चीज में दिक्कत नहीं होगा फर्दर, क्योंकि आपका फाउंडेशन अभी क्लियर है इन टर्म्स ऑफ वाटर। बट उसके साथ साथ फूड आइटम्स में आपको पढ़ना पड़ेगा फूड सोर्सेज क्या क्या है, सोडियम का, क्लोराइड का, जैसे मैंने कहा। फूड आइटम्स को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, प्लीज आपके दिमाग में पूरा सेट करके रखो। और उसके बाद आपकी बुक में और एक सेक्शन है विच इज पोटेशियम की कमी से, ठीक है। अगर पोटेशियम की कमी से, जैसे डायरिया भी होता है पोटेशियम की कमी से, यस, क्लोराइड की कमी से डायरिया भी होता है। तो दैट इज समथिंग यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर कि ये सर्टेन मिनरल्स की कमी से क्या हो सकता है, कौन सा डिजीज हो सकता है, लिखा है आपकी बुक में। अगर आप, और आपके पीडीएफ में भी, ठीक है, पीडीएफ में आपको अपलोड कर दूंगी क्लास खत्म होते। ऑलराइट, तो वो सेक्शन आप पढ़ें, आपका काम यहाँ तक वही है। बाकी फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन आपका वाटर के ऊपर मैंने आपको सिनॉप्सिस करके, बहुत काफी लंबा चैप्टर तो इसीलिए मैंने सिनॉप्सिस करके आपको बता दिया। ऑलराइट,
काम क्या है, पीडीएफ बुक को पढ़ना, बार बार बोल रही हूँ, वरना एमसीक्यूज अटेंड करने में बहुत ही मुश्किल होगा, मैं पहले से बता दे रही हूँ। ऑलराइट, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। सो आई एम डिसमिसिंग द क्लास राइट नाउ, ठीक है। प्लीज डू रीड योर चैप्टर्स केयरफुली, ऑलराइट। ओके, सो प्रीवियस सेक्शंस में जो जितना सब डाउट्स हो रहा है, मैं फिर से पूछ रही हूँ, वी डू हैव 5 मिनट डिसमिसिंग करने से पहले इसके रिगार्डिंग चीजें में कुछ आपको डाउट है अभी, डू टेल। आप लोग क्लास करते करते सो जाते हो, तो मुझे ऐसा फील होता है। ऑनलाइन क्लास तो मुझे पता ही नहीं चल पाता कि बच्चे सुन रहे कि नहीं सुन रहे। ऑलराइट, इफ यू गाइस डोंट हैव एनी डाउट, इट्स ओके इफ यू फील। अच्छा, किसी को डाउट है कुछ? ओके, एक्सीलेंट। अच्छा, इफ यू फील कि प्रीवियस कुछ सेक्शंस में, प्रीवियस बुक्स में कुछ डाउट है, तो यू कैन से हाँ, आज का क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, बट रिकॉर्डिंग को अपडेट करने के लिए, अपलोड होने के लिए एटलीस्ट 6 to 7 डेज लगता है, ठीक है। सो आप 6 to 7 डेज के बाद चेक करें, एडिट होके अपलोड हो रहा है तो इसीलिए थोड़ा लगता है समय, ठीक है। तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं, तो कुछ दिक्कत की बात नहीं होगी। सो आई एम डिसमिसिंग द क्लास, चलो छुट्टी, बाय एवरीवन।